नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की। हिंदी और उर्दू अदब के आप कह सकते हैं शिखर पुरुष जी। उनके जीवन और उनके लेखन के सफर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, हमारे पास उनकी एक जीवनी है, प्रेमचंद एक जीवन गाथा। इसके कुछ खास अंशों के जरिए हम देखेंगे उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उनके संघर्ष और हाँ, उनकी प्रेरणाएं क्या थीं। बिल्कुल। और ये अंश हमें उनके जन्म से लेकर मतलब उनके आखिरी दिनों तक की एक झलक देते हैं। हाँ, उनके निजी जीवन की मुश्किलें, एक लेखक के तौर पर वो कैसे विकसित हुए और आजादी की लड़ाई को लेकर उनकी सोच क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है बनारस के पास लम्ही गांव से। 31 जुलाई 1880 यहीं धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म हुआ। पिता डाक विभाग में थे, मतलब एक बहुत ही साधारण परिवार था जी। बचपन सुना है मां के रहते ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन सिर्फ 8 साल के थे जब मां चल बसी। और कहते हैं इस बात का असर उन पर जिंदगी भर रहा। हाँ, और ये सिर्फ एक आप कहिए दुखद घटना भर नहीं थी। ये जो शुरुआती नुकसान था ना, वो उनके लेखन में बार बार झलकता है। अच्छा। आप देखिए उनके कई पात्रों की मां नहीं होती या बचपन में ही गुजर जाती हैं। हाँ। शायद यहीं से उनके किरदारों में वो गहरी मानवीय पीड़ा, वो अकेलापन, उसको समझने और महसूस कराने की जो क्षमता है वो आई। हाँ, शायद ये महज बाहर से देखकर नहीं आ सकता। सही बात है। मां के जाने और फिर कुछ समय बाद पिता की दूसरी शादी, इससे उनका अकेलापन शायद और बढ़ गया होगा। लेकिन इसी दौर में एक नया साथी मिला, किताबें। हाँ, किताबें। 13 साल की उम्र तक सोचिए, उन्होंने तिलिस्म होशरुबा जैसी मतलब 1000 पन्नों की दास्तान है। जी जी। रेनॉल्ड्स के जो मिस्ट्री वाले उपन्यास थे उनके अनुवाद, सरशार और रुस्वा की रचनाएं, ये सब पढ़ डाला था। कमाल ही है। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किताबी दुनिया नहीं थी, थोड़ी आवारागर्दी भी चल रही थी साथ में। अच्छा। हाँ, तो असल में ये दोनों चीजें, सड़कों पर घूमना और किताबों में डूब जाना, ये दोनों मिलकर उनके अंदर के कहानीकार को कह सकते हैं तैयार कर रही थी। हाँ, एक तरह से कच्चा माल जमा हो रहा था। बिल्कुल। वो जिंदगी को पढ़ भी रहे थे और जी भी रहे थे। फिर जिंदगी की असली चुनौतियां सामने आई। करीब 16 साल की उम्र में एक बेमेल शादी हो गई, जिससे वो कभी खुश नहीं रहे, और अगले ही साल पिता भी नहीं रहे। पूरा घर, पूरा बोझ इन पर आ गया। बहुत कम उम्र थी। हाँ, बहुत कम। 1898 में जैसे तैसे मैट्रिक पास की और फौरन नौकरी करनी पड़ी। लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। 1903 में पहला उपन्यास असरारे माआबिद लिखना शुरू किया। और ये वो दौर था, देखिए, जब जिम्मेदारियां थीं, पैसे की तंगी थी, ये सब हावी था। जी। और यही जिया हुआ यथार्थ, ये जो रोज का संघर्ष था, यही बाद में उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत बना। बिल्कुल। वो आम आदमी के दुख दर्द को सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उसे जी रहे थे। इसीलिए उनका यथार्थवाद इतना सच्चा लगता है ना। सही कहा। फिर कानपुर पहुंचे। वहां जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। उनसे मुलाकात हुई। ये दोस्ती फिर आखिर तक चली। हाँ, निगम साहब का बड़ा योगदान रहा। यहीं उन्होंने देशभक्ति की कहानियों का अपना पहला संग्रह लिखा, सोजे वतन। जी, सोजे वतन। लेकिन सरकार को ये रास नहीं आया, बगावत लगी, संग्रह जब्त कर लिया गया, जला दिया गया। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ था। नौकरी पर भी खतरा आ गया था, और इसी वजह से उन्हें अपना असली नाम धनपत राय छोड़कर लिखना पड़ा। और यहीं से जन्म हुआ प्रेमचंद का। हाँ, यहीं से वो प्रेमचंद बने। बड़े घर की बेटी 1910 में आई, इसी नाम से छपी उनकी पहली कहानी मानी जाती है। ये सोजे वतन वाली घटना बहुत अहम है। इसने न सिर्फ उन्हें प्रेमचंद बनाया, बल्कि उनकी लेखन की दिशा को और पैना कर दिया। अब वो और खुलकर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लिखने लगे थे। और हाँ, इसी दौर में 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। वो एक बाल विधवा थी और जीवन भर उनकी एक मजबूत साथी रहीं। और फिर BA भी 1918 में पढ़ाई जारी रखी। हाँ, हिम्मत नहीं हारी। और फिर आया 1921, वो बड़ा फैसला, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का आह्वान। हाँ। और इन्होंने लगभग 20 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, मतलब एक निर्णायक मोड़ कह सकते हैं आप। बिल्कुल। अपनी आर्थिक सुरक्षा को छोड़कर पूरी तरह से लिखने और देश सेवा के लिए समर्पित हो जाना। जी। ये दिखाता है कि उनके लिए उनके सिद्धांत, उनका लेखन कितना जरूरी था। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का उनका अपना सत्याग्रह था। सही कहा। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद माली हालत जाहिर है बहुत बिगड़ गई। हाँ, वो तो होना ही था। अपना सरस्वती प्रेस खोला उन्होंने
हंस और जागरण जैसी पत्रिकाएं निकाली, पर ये प्रेस ज्यादातर घाटे में ही चला। और कमाल ये है कि इसी सबसे मुश्किल दौर में, मतलब 1922 से 1932 के बीच, बिल्कुल, उन्होंने रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि जैसे कालजयी उपन्यास लिखे। बिल्कुल, ये प्रेस और पत्रिकाएं उनके लिए पैसा कमाने का जरिया कम थीं, अपनी बात कहने का, समाज में चेतना जगाने का माध्यम ज्यादा थी। सही। घाटा उठाकर भी वो इसे चलाते रहे। उनका मकसद साफ था, साहित्य समाज के लिए है, जिंदगी के लिए है। फिर पैसे की तंगी इतनी बड़ी कि वो कुछ समय के लिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी गए, स्क्रिप्ट लिखने। हाँ, गए थे, लेकिन वहां का जो कारोबारी माहौल था वो उन्हें जमा नहीं। बिल्कुल, लगा जैसे अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी। जी, वो माहौल उनके मिजाज का नहीं था। साल भर के अंदर ही वापस बनारस लौट आए और यहीं लौटकर उन्होंने अपना सबसे महान उपन्यास गोदान पूरा किया। गोदान पर सेहत लगातार गिरती गई। मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया और 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। बॉम्बे का जो अनुभव था वो बताता है कि वो अपनी कला और अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हाँ। और गोदान तो बस एक उपन्यास नहीं है, वो भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी, उसके संघर्ष का एक महाकाव्य है जिसे उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव निचोड़ कर लिखा। वो उनकी साहित्यिक यात्रा का शिखर था। तो ये थी प्रेमचंद की जीवन की कहानी। लगातार संघर्ष, बड़े बड़े बदलाव और इन सबके बीच लेखन के प्रति एक अटूट, एक अविचल समर्पण। उनकी कहानियां आज भी हमें उतनी ही जरूरी लगती हैं, क्योंकि वो जिन इंसानी जज्बातों की, जिन सामाजिक सच्चाइयों की बात करते हैं, वो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। और अंत में वही सवाल फिर से मन में आता है जो शायद हमेशा रहेगा, क्या उनके जीवन के ये जो लगातार संघर्ष थे, ये दुख, ये तकलीफें, क्या यही वो आग थी जिसने उनकी कलम को वो ताकत, वो गहराई और वो सच्चाई दी कि वो आम आदमी के दर्द को कागज पर जिंदा कर सके? ये सवाल उनके पाठक शायद हमेशा पूछते रहेंगे।